हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका सीटेट ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीट हिंदी पेडागोजी की। कंप्लीट मतलब बिल्कुल कंप्लीट, शुरू से आखिर तक पूरी हिंदी पेडागोजी इस वीडियो में आपकी कवर होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठाना, किसी भी ईयर का उठा लेना और उसमें हिंदी पेडागोजी वाला पोर्शन आप सॉल्व करना। आप 15 में से 13-14 नंबर आराम से सॉल्व कर लोगे। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर ली तो 15 में से 15 नंबर आप सॉल्व कर लोगे। कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो देखने के बाद आप हिंदी पेडागोजी में पूरे 15 में से 15 नंबर आराम से लेकर के आएंगे। बस पूरी वीडियो आप देख लेना, बहुत अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें अभी हैंड टू हैंड इसी आधे घंटे में सॉल्व होने वाली है। सारी चीजें, सब चीजें आपको समझ में आने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक बनी रहना, लास्ट तक पूरी चीज देखना। बहुत सारी आपको छोटी छोटी पॉइंट्स, छोटे छोटे ट्रिक्स जो एग्जाम में आपको काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको इसमें बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के अंदर जो हिंदी पेडागोजी के टॉपिक्स दिए गए हैं, वो सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। फिर बात करेंगे कि इनसे प्रश्न बनते कैसे हैं। उस प्रश्न पे फिर हम बात करेंगे उन प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ताकि आप कम समय में अच्छे से उन प्रश्नों को, सही आंसर जो है आप उसका छांट पाए और उत्तर दे पाए। उसके कुछ टैग वर्ड्स होंगे, कुछ ट्रिक्स होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, क्योंकि टैग वर्ड्स भी बिना कॉन्सेप्ट के आपके काम नहीं आएंगे। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक वो भी आप यूज नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाओगे। तो सारी चीजें कवर होने वाली है बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और इसी तरह से हम सभी सब्जेक्ट का एक एक वीडियो इसी तरह से लाएंगे। कंप्लीट मैथ पेडागोजी, कंप्लीट संस्कृत पेडागोजी, और उसका टाइटल यही रहेगा जैसे कि हिंदी पेडागोजी सॉल्व करने का तरीका, मैथ पेडागोजी सॉल्व करने का तरीका। इस तरह से आपका डेली जो है शाम को 4 बजे आपकी डेली क्लास आएगी। तो सभी लोग जो है साथ में जुड़े रहे हैं। जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे आपकी 7-8 दिन में ही, मतलब 7-8 वीडियो बनेंगी, उसमें ही आपके पूरे सीटेट की तैयारी हो जाएगी। बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट वाली। मतलब ये कोई मजाक या मैं आपको बना के नहीं बोल रहा हूं, क्लियरली बोल रहा हूं, क्योंकि हमने पहले भी किया है ऐसा। सिर्फ 7-8 वीडियो में आपका पूरे सीटेट के सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें एकदम से कवर हो जाएंगी। बहुत बढ़िया नंबर आपके सीटेट में आने वाले हैं। उसके बाद में हम करेंगे प्रैक्टिस। उसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वो भी 7-8 वीडियोस रहेंगे। मतलब एक सब्जेक्ट के 100 से 150 क्वेश्चंस के बीच में आपको सॉल्व करवाऊंगा कॉन्सेप्ट। और वो क्वेश्चंस मिला करके कोई हरा ही नहीं सकता आपको। मतलब ही नहीं बनता कि आपका सीटेट ना निकले। सीटेट आपका 100% पास होगा। इसलिए साथ में जुड़ जाओ। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सोचो मत, कोई पैसे नहीं लगते। फिर ये सब चीजें सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो जल्दी फटाफट से। ठीक है, शुरू करें वीडियो। ठीक है, रेडी हो जाओ। और अगर आपने सीटेट के नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो नोट्स ज़रूर ले लेना, क्योंकि नोट्स ही हैं जो आपको कम समय में बहुत ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं। और नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हमारा ऐप है ऐसे टीचर अकेडमी, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मोबाइल के ही प्ले स्टोर पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे टीचर अकेडमी लिख के सर्च करेंगे, इस तरह से आएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये नोट्स खुल के आ जाएंगे। और यहाँ पर क्लिक करते ही आप इनको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके सारे हैं, साइंस के, एसएसटी के और कंप्लीटली ऑल सब्जेक्ट के कॉम्बो पैक है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टोर पे जाके आप नोट्स खरीद सकते हैं। प्ले स्टोर पे से ये ऐप हमारा डाउनलोड कर लेना और यहाँ से जाके आप इसको नोट्स को परचेज कर लेना, क्योंकि नोट्स आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा पेपर नोट्स में से ही फंसता है। हमारा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड रहा है, 98% लोग पास होते हैं जो नोट्स लेते हैं, और पूरा पेपर आपका नोट्स के अंदर से फंसता भी है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स ज़रूर ले लेना। ये आपके बहुत ईजी लैंग्वेज में है, मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो आपको जो है बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे और कम समय में आप इसको पढ़ पाएंगे। बहुत कम समय में बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखो कॉन्सेप्ट जो है, टॉपिक यहाँ पे है, लेकिन मैंने आगे इनके एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला टॉपिक है आपका भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि टॉपिक हमारे काफी ज्यादा हैं और हमें बहुत लंबा खींचना नहीं है। कम समय है, कम समय में ही सारी चीजों को क्लियर करेंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों को समझेंगे और इससे जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि भाषा अर्जन, तो अर्जन शब्द का मतलब होता है आपका ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना। ठीक है, और जो आपका अधिगम होता है, अधिगम शब्द का मतलब होता है, इंग्लिश में बोले तो लर्निंग या फिर आपका सीखना। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें तो भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है। तो भाषा अर्जन वो प्रक्रिया है जब हम कह लो, या एक बच्चा जो जन्म लेता है
उसके बाद बच्चा जब अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से जो सुन करके भाषा सीखता है, क्या कह रहे हैं, अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है दोहराना। मतलब जैसे कि हम एक बच्चा है छोटा, जब हम ही छोटे बच्चे थे तो बड़ों को, अपने भाई बहनों को बात करते हुए, माता पिता को बात करते हुए सुनते थे, फिर उन्हीं के शब्द हम दोहराते थे। तो इस प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। मतलब सुन करके उसको शब्द को दोहराना, उसको अनुकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है कि माँ बाप से, माता पिता से और भाई बहनों से और परिवार में जितने भी लोग हैं, चाचा चाची वगैरह वगैरह, उन सब से सुन करके जो बच्चा भाषा सीखता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं भाषा अर्जन। और वो जो भाषा होती है वो होती है आपकी मातृभाषा, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो आपकी मदर टंग यानी कि मातृभाषा होगी आपकी। ठीक है, मातृभाषा होगी और मातृभाषा का हमेशा अर्जन ही होगा। अब ये अर्जन जो हो रहा है वो घर पे हो रहा है। अधिगम शुरू होता है स्कूल जाने पर। जब बच्चा स्कूल जाने लगेगा उसके बाद में अधिगम स्टार्ट हो जाएगा। उसको हम कह रहे हैं सीखना। तो सीखने का मतलब यह है कि जब हम भाषा के व्याकरणिक रूप को सीखते हैं, जब उसके शुद्धतम रूप को सीखते हैं, और उसमें लिखना पढ़ना भी इंक्लूड हो जाता है। अर्जन में लिखना पढ़ना नहीं आता, अर्जन में केवल सुनना और बोलना आता है, यानी कि बातचीत करना आता है, लिखना पढ़ना अर्जन में नहीं आता। तो यहाँ पे जब हम स्कूल जाते हैं तो क्या सीखते हैं, लिखना भी सीखेंगे, पढ़ना भी सीखेंगे, उसका ग्रामर भी सीखेंगे, कहाँ पे कोमा लगता है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगता है, वो सब चीजें सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, उसका मानक रूप हो जाता है। जो हमारी मातृभाषा है, जब हम उनका शुद्धतम रूप सीखते हैं या व्याकरणिक रूप सीखते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, मानक रूप। यानी कि अब बन जाती है वो मानक भाषा। जैसे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो घर पे जो हमने भाषा सीखी है वो हमारी भाषा अर्जन था, एक आम बोलचाल की भाषा में। और जब हम उसका व्याकरणिक रूप स्कूल में जाके सीखते हैं वो हो जाती है मानक भाषा। उसके अलावा द्वितीय भाषा, जैसे कि सेकेंड लैंग्वेज हम इंग्लिश सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, या पंजाबी सीख रहे हैं, या कोई और भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, तो वो सेकेंड लैंग्वेज। तो सेकेंड लैंग्वेज का भी क्या है, सेकेंड लैंग्वेज भी आप स्कूल में जाके सीखते हैं और वहां पे उसका क्या होगा, अधिगम होगा। अब इनके और कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। ये जो है आपका स्कूल से पहले हो रहा है भाषा अर्जन, अधिगम जो है स्कूल जाने पर हो रहा है। ठीक है, अब इतने से ही आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। बस 2 पॉइंट है कि अर्जन जो है वो स्कूल जाने से पहले हो रहा है, अधिगम स्कूल जाने के बाद हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अनुकरण द्वारा होगा अर्जन। मैंने जैसे अभी बताया कि हम सुन करके सीख रहे हैं, अनुकरण के द्वारा अर्जन जो स्कूल जाने से पहले है। जब हम यहाँ पे अधिगम करने स्कूल में गए तो वहां पे क्या होगा, शिक्षण के द्वारा सीखेंगे, यानी कि टीचिंग के द्वारा सीखेंगे। कोई आपको पढ़ाएगा, आपका टीचर आपको पढ़ाएगा। यहाँ पे मातृभाषा है, यहाँ पे द्वितीय भाषा है, यहाँ पे सहज और स्वाभाविक है, यानी कि ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। अर्जन क्या है, अपने आप में ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। यहाँ पे कुछ किसी को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे बच्चा भी कोशिश नहीं कर रहा है, यानी कि हमें पता भी नहीं है कि हमने अपनी मातृभाषा कब सीखी होगी, हमारी कोई क्लास थोड़ा लगी है। ऑटोमेटिक बच्चा सीख रहा है, बच्चा घर में है और वो अपने आप से ही भाषा सीखते जा रहा है, खुद से ही। ना कोई उसको सिखा रहा है, ना वो कोशिश कर रहा है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसीलिए हम इसको सहज और स्वाभाविक कहते हैं। सीखने में प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, उसकी वर्ड मीनिंग भी याद करनी पड़ती है, ग्रामर भी याद करनी पड़ती है। तो ये होता है प्रयासपूर्ण। ये अनौपचारिक है, इनफॉर्मल, मतलब कोई यहाँ पे जो है समय सारणी नहीं है, कोई टेस्ट आपका नहीं होगा, कोई आपकी परीक्षा नहीं होगी, कोई आपके रूल्स आपको नहीं बताए जाएंगे, कोई टाइम टेबल के हिसाब से, कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा है। इसलिए हम इसको इनफॉर्मल या अनौपचारिक कह सकते हैं। ये औपचारिक फॉर्मल होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे जो है सारी चीजें बिल्कुल फिट होती है, समय सारणी भी होती है, परीक्षा भी होती है स्कूल में, टीचर पढ़ाता है, पाठ्य पुस्तक भी होती है, सब चीजें। यहाँ पे भाषा अर्जन में पाठ्य पुस्तक की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सीख रहा है बच्चे। यहाँ पे किताबों की जरूरत भी पड़ती है आपको, और टीएलएम की जरूरत भी पड़ती है। यहाँ पे माता पिता की, परिवार की भूमिका सबसे ज्यादा होती है समाज की, और अधिगम में विद्यालय और शिक्षक की भूमिका ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है इन्हीं पॉइंट से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि प्रश्न बनेगा, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। 4 ऑप्शन देगा आपको। पहला कथन दे दिया उसने, भाषा अधिगम स्वाभाविक रूप से होता है। दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने, भाषा अर्जन प्रयासपूर्ण होता है। तीसरा ऑप्शन दे दिया उसने आपका कि भाषा अधिगम में टीचर की कोई जरूरत नहीं होती। चौथा ऑप्शन दे दिया उसने कि भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है और भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? आपको आराम से आपने पढ़ा हुआ है, सहज स्वाभाविक है, प्रयासपूर्ण है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो आप आसानी से, इससे कोई भी प्रश्न आएगा, आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के, मुझे पूरी उम्मीद है 100% आप आंसर सही लगा दोगे। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर किस चीज का है? तो परिवेश मुख्य अंतर होता है। ठीक है, परिवेश
मुख्य अंतर होता है आपका। क्यों होता है? क्योंकि ये स्कूल से पहले हो रहा है, वहां का परिवेश अलग है, ये स्कूल के बाद हो रहा है, यहाँ का परिवेश अलग है। एक आता है शिक्षण पद्धति, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सीखने का तरीके को शिक्षण पद्धति कहते हैं, तो इसका मतलब पद्धति तो अलग अलग हो रही है दोनों की, इसके सीखने का तरीका अलग है, इसके सीखने का तरीका अलग है, तो शिक्षण पद्धति सही ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता हमारा, परिवेश ही सही ऑप्शन क्यों है? तो वहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब पद्धति की बात कर रहे हैं तो पद्धति यानी कि रणनीति, यानी कि एक टेक्निक, जो मेथड यूज कर रहे हैं, और मेथड और टेक्निक और सीखने में ही यूज होगा, अधिगम में यूज होगा, स्कूल में यूज होगा। यहाँ पे तो टेक्निक लग ही नहीं रही है, अर्जन में तो कोई पद्धति लग ही नहीं रही है, पद्धति लग रही है सिर्फ अधिगम में, ठीक है? तो इसलिए वो ऑप्शन आपका राइट नहीं हो सकता। आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो अगला जो आपका टॉपिक है वो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यानी कि जब एक टीचर बच्चों को भाषा सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, तो वहां पे उसे किन किन नियमों का, किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसका अधिगम जो है या उसका टीचिंग जो है उसकी वो बढ़िया होगी। तो इन पॉइंट्स का या इन सिद्धांतों का उसको ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, तो बच्चा आपका मोटिवेट होना चाहिए उस चीज को सीखने के लिए जो आप सिखाना चाह रहे हैं। जैसे कि आप एक कविता सिखा रहे हैं तो बच्चा आपका कविता सीखने के लिए प्रेरित होना चाहिए, अभिप्रेरित होना चाहिए। अब उसके वो आपका काम है कि आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे, आप उसको कोई कहानी सुना के या उससे प्रश्न पूछ के या कैसे भी वो मेथड आप करेगा एज अ टीचर। आपके बच्चे सारे मोटिवेट होने चाहिए जब आप पाठ को पढ़ाना शुरू करें। उसके अलावा रुचि का सिद्धांत होता है, बच्चे की रुचि भी होनी चाहिए उस चीज में जो आप सिखा रहे हैं। सारे बच्चों की, आपकी कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं तो 29 नहीं, 30 के 30 की रुचि होनी चाहिए। अब उसके लिए आप अच्छा टीएलएम यूज कर सकते हैं, आप उनके साथ में कोई प्रश्नावली कर सकते हैं ताकि उससे रिलेटेड प्रश्न आप पूछेंगे तो उनकी रुचि उसमें जागरूक हो जाएगी। तो इस तरह से आप मेथड अपने हिसाब से लगा सकते हैं। कोई उनको गाना सुना सकते हैं, आप कुछ भी आप ऐसा तरीका अपना सकते हैं जिससे बच्चे उस चीज में रुचि लें, वो आपका काम है एज अ टीचर। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि बच्चा आपका एक्टिव होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये तो पूरी पेडागोजी में लागू होता है। पेडागोजी में क्या, लर्निंग में हमेशा ही जब बच्चा कोई भी चीज सीखेगा तो एक्टिव होना ही चाहिए। जीवन से संबंध होना चाहिए, जब आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं तो उसका रिलेशन बच्चे के जीवन से हो। आवृत्ति का सिद्धांत, एक्सरसाइज यानी कि दोहराना। दोहराने का मतलब ये होता है, रट्टा मारना नहीं होता दोहराने का मतलब। इसका आवृत्ति का मतलब ये होता है जैसे कि जो चीज आज आपने पढ़ाई है उनको, तो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद आप उसका रिवीजन कराएं। रिवीजन को हम कहते हैं आवृत्ति का सिद्धांत। फिर उसके बाद में आप जो है 1 हफ्ते के बाद फिर से उनसे वो रिवाइज करवा लें, तो उससे क्या है कि उनकी जो है भूलेंगे नहीं वो उस चीज को, और वो उनको उसकी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में उनको याद रहेगा। उसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ध्यान में रखना होता है, क्योंकि सभी बच्चों की क्षमताएं अलग अलग है, स्तर अलग अलग है। कोई किसी बच्चों को हो सकता है देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, किसी बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उनके हिसाब से उन्हीं का टीएलएम आपको लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा देखने में सक्षम नहीं है तो आप ऑडियो कैसेट लेके जाएंगे उसके लिए, या आप मौखिक रूप से बोल करके उसको चीजें समझाएंगे। तो इस तरह से आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखते हुए टीचिंग करनी होती है। उसके अलावा अगला जो चैप्टर है आपका वो है बोलने व सुनने की भूमिका। ये बहुत शॉर्ट है और इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आपके आते नहीं है। इसमें सिंपल सा एक है कि सबसे ज्यादा जो भूमिका है बोलने और सुनने की वो होती है संप्रेषण के लिए। अब संप्रेषण का मतलब क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत करना। बस सुनने का मतलब सबसे ज्यादा जरूरी, सुनने का महत्वपूर्ण ये है कि आप दूसरे की विचारों को या दूसरे के भावों को समझ सके। बोलने का मतलब यह है कि आप अपने विचार या अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें। इतनी भूमिका होती है। उसके अलावा माइनर्स होती हैं छोटी छोटी, जैसे कि शब्द भंडार बढ़ाना, जैसे कि बोलने का हो सकता है कविता गाना आपका हो गया, या आप कोई गाना गा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें, या दूसरों से आप अपनी जरूरतों को पूरे करने के लिए आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपको भूख लगी है, खाना चाहिए, तो बोल करके मांग लेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो सीटेट से रिलेटेड नहीं है, आम जिंदगी से रिलेटेड है, जो आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, अगली बात करें, अगला चैप्टर है आपका व्याकरण की भूमिका क्या होती है भाई। तो व्याकरण की भूमिका जो होती है भाषा के शुद्धतम रूप को जानना, या सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहे हैं जब, तब हमें व्याकरण की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अगर प्राइमरी सीटेट दे रहे हैं तो आप व्याकरण को बिल्कुल भी ना छुएं, क्योंकि प्राइमरी में कक्षा 1 से 5 तक व्याकरण पढ़ाया ही नहीं जाता, जरूरत ही नहीं है। वहां पे सिर्फ आप बच्चे को भाषा का इस्तेमाल करना सिखाते हैं, यानी कि बच्चा जो है अपनी बात दूसरों को समझा सके और दूसरे की बात को समझ सके, उसके हिसाब से एक्ट कर सके। बस इतना काम होता है कि बच्चा जो है सभी संदर्भों में, बच्चा अगर दुकान पे कोई
चीज या कोई सामान खरीदने जा रहा है तो उसको बात बता सके कि मुझे ये चीज चाहिए, या कोई भी बात हो रही है। तो इस तरह मतलब मेन मुद्दा ये है कि बच्चे को भाषा का प्रयोग करना सिखाना है। व्याकरण वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती। बच्चा मात्राएं भी गलत लगा रहा है चलता है, कुछ भी जरूरत नहीं है प्राइमरी पे, ठीक है। अब आप जब आते हैं जूनियर लेवल पे, हाँ ये बात बताना मैं भूल गया था कि ये वीडियो जो है बनाई जा रही है वो प्राइमरी और जूनियर दोनों सीटेट के लिए बिल्कुल बराबर कॉन्सेप्ट दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों का एक ही सिलेबस है। तो व्याकरण का इस्तेमाल आप सेकेंडरी पे, यानी कि सेकेंडरी गलत कह रहा हूं मैं, यहां पर जो है जो आपका प्राथमिक से ऊपर उच्च प्राथमिक होता है कक्षा 6 से 8, वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बहुत कम, सिर्फ इंट्रो आप दे सकते हैं, बहुत ज्यादा विश्लेषण पे आप नहीं जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका वो है आपका भाषा विविधता। इसको हम बहुभाषिकता भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुभाषिकता या भाषा विविधता का मतलब ये होता है कि आपके कक्षा में जो है अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलने वाले बच्चे आते हैं, यानी कि सभी बच्चों की जो मातृभाषा है वो एक जैसी नहीं होगी। किसी की मातृभाषा पंजाबी होगी, किसी की मातृभाषा उर्दू होगी, किसी की मातृभाषा हिंदी होगी, किसी की मातृभाषा तमिल हो सकती है। तो अगर आपकी क्लास में अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे आ रहे हैं, जैसे कि ऐसा होता है कि उनके माता पिता जो है जॉब के चक्कर में या किसी कारोबार के बिजनेस के चक्कर में अपना गांव या अपना शहर छोड़ करके दूसरे गांव में चले जाते हैं या दूसरे स्टेट में चले जाते हैं काम करने। अब बच्चा तो साथ में जाएगा, बच्चा वहां पे पढ़ने भी जाएगा। तो वो बच्चा आपके स्कूल में आया, मान लीजिए वो तमिलनाडु का रहने वाला है, मध्य प्रदेश में आया पढ़ने के लिए, उसकी जॉब लग गई या दिल्ली में आ गया पढ़ने के लिए। तो अब दिल्ली की मातृभाषा है हिंदी, तमिलनाडु की भाषा है तमिल, तो बच्चे की मातृभाषा तमिल हुई, और यहाँ के बच्चा जो है वो आपका हो गया हिंदी भाषी। एक बच्चा आपकी क्लास में पंजाब से आ गया, उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। तो आपकी क्लास जो बनी वो बहुभाषिक कक्षा होगी, यानी कि आपकी कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं। तो भाषा विविधता जो है उसमें जो प्रश्न बनते हैं उनमें जो ऑप्शंस आते हैं वो ये 4 ऑप्शन आते हैं। मतलब 4 ऑप्शन जो आएंगे उनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो इनमें से एक होगा। अब कहने का मतलब यह है कि भाषा विविधता के जो गुण हैं वो ये कह सकते हैं आप, ये गुण है उसके कि भाषा विविधता संसाधन के रूप में काम करती है। यानी कि भाषा विविधता निगेटिव चीज नहीं है, एक पॉजिटिव चीज है। इससे क्या है कि इससे टीचर को एक संसाधन मिल रहा है कि मैं उसकी भाषा का इस्तेमाल करते हुए उससे कोई भी कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ। अगर बच्चा जो है हिंदी जानता है तो मैं हिंदी में उसको कोई भी बात समझाऊंगा, वो आसानी से समझ जाएगा। उसके अलावा एक दूसरे की भाषाओं से शब्द सीखते हैं बच्चे। जब एक ही क्लास में रहेंगे और टीचर उनके साथ बातचीत करेगा और वो आपस में एक दूसरे के शब्द इस्तेमाल करेंगे तो शब्द भंडार उनका बढ़ता है। संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है बहुभाषिकता। यहाँ पे ये भी है बहुभाषिकता का मतलब कि एक ही बच्चा एक से अधिक भाषाओं को जानता है। बहुभाषिकता का मतलब ये भी है कि एक ही बच्चा एक से अधिक भाषाओं को जानता है, जैसे कि वो उर्दू भी जानता है, हिंदी भी जानता है, पंजाबी भी जानता है। तो वो 3 भाषाएं जानता है स्कूल आने से पहले ही, क्योंकि उसके माहौल में जो है उसके आसपास के लोग ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसका संज्ञानात्मक विकास जो है वो तेज होगा, क्योंकि वो 3 लैंग्वेज में शब्दावली को ग्रहण कर रहा है और कॉन्सेप्ट्स को 3 लैंग्वेजेस में वो ग्रहण कर रहा है। किसी ने कोई बात पंजाबी में पढ़ी होगी, बोली होगी, उसने वो भी सुन ली, किसी ने हिंदी में बोली होगी, उसने वो भी सुन ली। तो उसका संज्ञानात्मक विकास क्या है, ज्यादा हो जाएगा बाकी बच्चों से। बच्चों के अधिगम में वृद्धि होती है इसमें, सीखने में, लर्निंग में, और अन्य भाषाओं और नए विषयों को सीखने में इससे मदद मिलती है। यानी कि जब बच्चे को 2 भाषाएं आती हैं या 3 भाषाएं आती हैं तो वो नए विषयों को आसानी से सीख पाएगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, मैं आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने की। ट्रिक सिर्फ इतनी ही है कि ये जो है भाषा विविधता वो सकारात्मक चीज है, वो पॉजिटिव चीज है। तो अगर कहीं भी आपको ऑप्शन में निगेटिव शब्द दिख रहा है तो वो ऑप्शन आपका गलत हो गया। जहां पे आपका पॉजिटिव शब्द दिख रहा है वो आपका सही हो गया। अब आपको मैं एक प्रश्न देता हूं यहाँ पे, उसके एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक प्रश्न है कि भाषा विविधता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही होगा। ये है प्रश्न। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन, भाषा विविधता जो है शिक्षक की कठिनता बढ़ाती है। ठीक है। नंबर 2 आपका आ गया, बच्चों के लिए नए विषय को सीखने में बाधा है।
ठीक है। एक प्रश्न आ गया आपका तीसरा कि एक जटिल चुनौती है, और एक ऑप्शन आ गया आपका चौथा यहां पर संसाधन के रूप में काम आती है। अब यहां पे ये बिल्कुल लिटरली ये बिल्कुल सही ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बस एक दो शब्दावली आगे पीछे होगी। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके भाषा विविधता से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने जो चीज आपको बताई है, अगर आपको ये लाइन याद रही जो यहाँ पे लिखी है चारों, तो आप छांट सकते हो कि हाँ संसाधन के रूप में काम आती है, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो गया। ठीक है। अगर आपको ये याद ना रहे चारों में से, तो क्या करेंगे, करना यही है कि पॉजिटिव वाला ऑप्शन आपको देखना है, वही सही होगा। निगेटिव को आप कैसे देखेंगे, कठिनता जो है वो निगेटिव चीज है। भाई शिक्षक को प्रॉब्लम हो रही है तो निगेटिव नहीं हो गया। हम कह रहे हैं कि भाषा विविधता तो अच्छी चीज है, अच्छी चीज है तो वो कठिनता क्यों पैदा करेगी, है ना, तो ये आपका गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन की बात करें, बच्चों के लिए नए विषय को सीखने में बाधा है। बाधा क्यों है, बाधा का मतलब तो निगेटिव है, क्यों बाधा को पैदा कर रही है। अगर ये एक अच्छी चीज है, कोई अच्छा इंसान है, तो वो दूसरे इंसान के रास्ते में बाधा थोड़ी बनेगा, वो तो उसकी हेल्प करेगा। तो बाधा मतलब निगेटिव। जटिल चुनौती है, चुनौती भी निगेटिव होता है और जटिल शब्द भी निगेटिव होता है। क्यों जटिलता पैदा कर रही है, अगर वो अच्छी चीज है तो। जब ये पॉजिटिव चीज है तो जटिलता क्यों पैदा कर रही है। तो सीधी सी बात है आपका कि जहां पे भी आपको तीन ऑप्शंस में नेगेटिव शब्द आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एक ऑप्शन में आपको सही प्रश्न में सही ऑप्शन मिलेगा पॉजिटिव, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता इसमें, यही है बस। आगे बात करते हैं भाषा कौशल की। तो भाषा कौशल चार होते हैं, पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और लिखना, जिसकी शुरू में बात की थी हमने। ठीक है। तो चार प्रकार से हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सुनना यानी कि हम दूसरे की बात को सुन रहे हैं, बोल करके दूसरे की बात, दूसरों को हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लिखना एक आपका पार्ट है भाषा का, लिखना और पढ़ना। तो इसमें क्या है, इनको भी जो है दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं ग्रहणात्मक कौशल, एक होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो सुनना और पढ़ना जो होते हैं, ये जो दो होते हैं ऊपर वाले, ये होते हैं आपके ग्रहणात्मक कौशल। और जो ये आपके बोलना और लिखना है, ये आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्रहणात्मक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन है या दूसरे की बात है या कोई जानकारी है, तो या तो हम सुन करके उसको ग्रहण करते हैं या फिर हम उसको पढ़ करके ग्रहण करते हैं। हम कोई किताब पढ़ते हैं तो जानकारी ग्रहण कर रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ के ग्रहण कर रहे हैं, या फिर हम जो है उसको कोई अखबार पढ़ रहे हैं या कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो पढ़ करके हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर हम उसको सुन करके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा जब हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों तक पहुंचाना होता है, तो हम या तो बोल के बताएंगे उसको या फिर हम उसको लिख कर बताएंगे। जैसे कि एक राइटर होता है, वो किताब इसीलिए लिखता है क्योंकि उसके सामने सारे व्यक्ति तो है नहीं, वो दिल्ली का रहने वाला है और कोई चंडीगढ़ का व्यक्ति है, तो उस तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे, तो वो अपने विचारों की एक पुस्तक लिख देता है और वो किताब जो है पूरे देश में और दुनिया में जो है जाती है और लोग उसको पढ़ करके क्या करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो वो अपने ज्ञान को कैसे पहुंचा रहा है, दूसरों तक लिख करके पहुंचा रहा है। या आपको लेटर, कोई पत्र किसी को भेजना है लिख करके, या आप जो है मैसेज में बात करते हैं अपने दोस्तों से तो लिख करके भेजते हैं ना, तो लिखना क्या है, अभिव्यक्तात्मक, यानी कि आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दो प्रकार से बांटा जाता है। प्रश्न इस तरह से आएगा, निम्नलिखित में से ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं। चार ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन में से आपको ये छांटने होंगे कौन से हैं। ठीक है। अब ये मुख्य बिंदु है। प्रश्न इस तरह से आएगा कि भाषा कौशल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है। तो ये चारों में से अगर कोई भी एक आता है तो समझो वो आपका सत्य है, बाकी के जो होंगे इनके अलावा वो गलत होंगे। तो क्या है कि भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, संबंधित तो होंगे ही। सुनना, और जैसे कि सुनना है मान लीजिए, और बोलना है, तो अगर आप कोई बात सुनेंगे नहीं तो आप उसको बोलेंगे कैसे। आप उसी चीज को बोल सकते हैं जो आपने पहले से सुन रखी है या पहले से पढ़ रखी है। अगर किसी चीज के बारे में आपने सुना ही नहीं है तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोल सकते। निपेंथिस एक चीज होती है, क्या होता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप बता दोगे हाँ भाई निपेंथिस ये चीज होती है,
अगर नहीं पढ़ा या नहीं सुना तो आप कैसे बताएंगे किसी को? तो इसका मतलब पहले बोलने से पहले हमें सुनना जरूरी है, तो एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, है ना। तो इसलिए ये एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं। प्रभाव कैसे डालेंगे? वो इस तरह से डालेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता बिल्कुल सही है तो उसके बोलने की क्षमता भी बिल्कुल सही होगी। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जो बच्चे बचपन से ही सुन नहीं पाते हैं वो कभी भी बोलते नहीं हैं। अगर आप जो है इस तरह के स्कूल में गए हैं जहाँ पे इस तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे देखेंगे आप, जो बच्चे वहां पे बोलते नहीं हैं तो हमें पता चलता है कि वो बच्चे बचपन से सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर इनपुट गया ही नहीं है, वो शब्द या वो भाषा उनके अंदर गई नहीं है, तो इसलिए वो एक्सप्रेस भी कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे पर प्रभाव भी डालता है। क्लियर? श्रवण कौशल जो है वो अन्य सभी कौशलों का आधार है, यानी कि सुनना कौशल जो है, श्रवण मतलब सुनना, तो सुनना जो है वो बाकी के सभी का आधार है। कैसे? जैसे अभी बात बताइए, अगर कोई बच्चा शुरू से ही बचपन से ही सुन नहीं पाता है, मतलब बच्चा पैदा हुआ और उसकी सुनने की क्षमता नहीं है, तो उसके अंदर कोई शब्द गया ही नहीं है, उसने न किसी के अपने माता पिता को सुना, न किसी भाई बहन को, ना ही लोगों को, तो उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन गई ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो बच्चा बोलेगा ही नहीं कभी। तो यानी कि प्राइमरी क्या है आपका? पहले बच्चे का सुनना कौशल आना चाहिए, तभी आगे के कौशल आते हैं। जब बच्चा सुनेगा नहीं, बोल भी नहीं पाएगा, पढ़ भी नहीं पाएगा, पढ़ने का तरीका अगर उसको सिंबल के तरीके से हम, जो हमारे देखने की क्षमता है उसके हिसाब से फिर हम उसको सिंबल में कन्वर्ट करके, वो एक अलग टेक्निक है जो बाद में आती है, लेकिन जनरली अगर हम देखेंगे तो हम अगर बात करें तो जो बच्चा सुनेगा नहीं उसके बाकी के कौशल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे आगे के लिए सीखना। पठन कौशल में सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो अर्थ ग्रहण करना होता है, ये आप याद रखेंगे। जब भी प्रश्न आए पठन कौशल से रिलेटेड कि किसी बच्चे को पठन का आकलन करना है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो जहां पे लिखा होगा ना कि लिखी हुई सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, यानी कि जिस ऑप्शन में अर्थ शब्द आ रहा होगा, ये अर्थ, वही ऑप्शन आपका सही होगा। ये एक टैग वर्ड भी है एक तरह से, इसको आप मान सकते हैं कि पठन कौशल वाला अगर प्रश्न है तो ऑप्शन में आपके अर्थ जरूर जरूर होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब बात करें हम मूल्यांकन की। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका मूल्यांकन है। हालांकि मूल्यांकन इसमें बहुत ब्रॉड तरीके से नहीं आता। जो सीडीपी में मूल्यांकन आता है वो बहुत लंबा चौड़ा आता है और बहुत कठिन सवाल उसमें आते हैं, तो वो एक अलग चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। सीडीपी का मूल्यांकन जो है वो बहुत बड़ा है, उसमें तो आपके 3-4 पेज तक मूल्यांकन ही चलता रहता है, लेकिन इसमें इतना बड़ा नहीं है। इसमें शॉर्टकट तरीके से जितना आता है उतना समझ लेते हैं। मूल्यांकन का मतलब तो पता ही है कि हम बच्चे को जो पढ़ाया है उसका जब हम मूल्यांकन करते हैं, मतलब क्या उसका जांच करते हैं, यानी कि जो चीज आपने बच्चों को पढ़ाई है उसका जब आप टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट लेने का तरीका कोई भी हो सकता है आपका, चाहे आप लिख के ले रहे हैं या आप प्रश्नावली के द्वारा ले रहे हैं या इंटरव्यू के द्वारा आप ले रहे हैं या फिर कोई एक्टिविटी बच्चे से करवा रहे हैं, वो तरीका कोई भी हो आपका आकलन का, तो हम बच्चे की जो जांच करते हैं उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। अब भाषा का आकलन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सतत और व्यापक आकलन, यानी कि एक तो सतत का मतलब है कि निरंतर होता रहना चाहिए, उसके अलावा व्यापक का मतलब यही होता है आपका कि जो है भाषा के सभी कौशलों का आकलन किया जाए, केवल एक का, यानी कि बच्चे की लिखने का ही आकलन कर लिया हमने सिर्फ, है ना, तो बाकी चीजों का आकलन रह गया। तो सभी का हमें चारों कौशलों का आकलन बराबर करना चाहिए। विद्यालय आधारित आकलन होना चाहिए, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि भाषा लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होता, सीडीपी में होता है। विद्यालय आधारित का मतलब ये होता है कि एक बोर्ड की जो परीक्षा होती है जो पहले से ही मानकीकृत है, यानी कि पहले से ही पेपर बनाया हुआ है और सभी बच्चों के लिए एक ही पेपर पड़ जाता है और सभी बच्चों को वही पेपर सॉल्व करना होता है, वो होता है मानकीकृत परीक्षण। यह है विद्यालय आधारित, यानी कि आप बच्चे का स्तर देखते हुए इंडिविजुअली आप जो है उनका आकलन कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो आकलन है वो केवल एंड में नहीं होना चाहिए कि आपने 1 महीने तक बच्चे को पढ़ाया और 1 महीने के बाद उसका टेस्ट ले रहे हैं, बीच में आपने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लिया, या आप 6 महीने के बाद में उसका परीक्षा ले रहे हैं, 6 महीने के बीच में आपने कोई भी आकलन उसका नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। कैसे? जैसे कि आपने पहले शिक्षण किया, यानी कि बच्चों को कोई भी एक टॉपिक पढ़ाया, चाहे आपने एक कविता ही पढ़ाई,
उसके बाद आपने हैंड टू हैंड उसके बाद ही आपको उसकी जांच करनी है। यानी कि क्लासरूम में ही आप जैसे कि आधे घंटे का आपका लेक्चर या पीरियड है आपका, आधे घंटे का, आपने 20 मिनट उनको बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसके बाद में 10 मिनट आपने ये जांच की कि बच्चे ने वो चीज सीख ली है या नहीं सीखी है। अब उसमें अगर आपको कोई त्रुटि नजर आ रही है तो जब आप अगले दिन जाएंगे तो पहले उन त्रुटियों को दूर करेंगे, या आप अगर आपके पास समय बचता है तो उसी दिन कर सकते हैं सेम टाइम पे भी। तो अगले दिन जब आप जाएंगे तो पहले उन त्रुटियों को ठीक करेंगे, बच्चों को वो चीजें बताएंगे कि यहाँ पे आपकी गलती हो रही थी या यहाँ पे ये चीज आप समझ नहीं पाए थे कल। तो उसका क्या फायदा होता है कि जब अधिगम दोबारा आपका होगा या शिक्षण आपका होगा तो वो बेस्ट होगा, पहले से ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए आकलन जो है इन दोनों के बीच में चलना चाहिए। इस तरह से चलता है जैसे कि शिक्षण हो गया यहाँ, उसके बाद में यहाँ पे आ गया आपका आकलन, सॉरी शिक्षण और अधिगम, तो यहाँ पे आपका रहेगा अधिगम, उसके बाद में आता है आपका आकलन, आकलन के बाद में फिर से शिक्षण। देखो इस तरह से जैसे कि आपने शिक्षण किया, पहले कुछ भी चीज पढ़ाई, बच्चे ने उसका अधिगम किया, बच्चे ने वो चीज सीखी, अब आपने आकलन किया। आकलन में अगर आपको कोई त्रुटि नजर आती है कि बच्चे ने कोई चीज नहीं सीखी है या कहीं पे बच्चों को कठिनाई है, तो आप दोबारा से शिक्षण करेंगे उसका, यानी कि उस चीज दोबारा से पढ़ाएंगे और बच्चा उसको दोबारा से सीखेगा और आप दोबारा से आकलन करेंगे। अब जब आप दोबारा से आकलन करने पहुंचे तब आपको पता चला कि हाँ बच्चा पूरी तरीके से वो चीज सीख चुका है, तो जब आप शिक्षण करेंगे आप नए चैप्टर का करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सर्कल चलता है। यानी कि जो आकलन है ये इन दोनों के साथ में होना चाहिए, इनका हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आपने ये दोनों कर लिए और इसके 1 साल बाद आप जो है आकलन कर रहे हैं, वो तरीका गलत होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद भाषा आकलन का उद्देश्य के जो प्रश्न आते हैं कि भाषा आकलन का उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित कथनों में से चयन कीजिए। तो ये होता है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, सबसे मेन इंपोर्टेंट होता है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। दूसरा होता है भाषा आकलन में पोर्टफोलियो जो है वो सर्वाधिक उपयोगी होता है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। इसका क्या होता है, जो चीज मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाई है ये वाली, वही आपकी सेम चीज यही है, बस इसको शब्दों से सीख लो कि इन शब्दों का क्या मतलब है। निदानात्मक मतलब इसके अंदर एक शब्द आ रहा है निदान, और निदान का मतलब होता है पहचान करना। आप हॉस्पिटल गए हैं कभी, बिल्कुल गए होंगे, वहां पे लिखा होता है ना नैदानिक परीक्षण, यह लिखा होता है निदान करने के लिए इस वाले एरिया में जाएं, इस रूम में। निदान का मतलब होता है डायग्नोस करना, यानी कि पहचानना किसी चीज को। जैसे कि इस हॉस्पिटल में क्या होता है डायग्नोस, बीमारी होती है, बीमारी की जांच होती है, यहाँ पे त्रुटि की जांच होती है, यहाँ पे बच्चे की गलती की जांच होती है, या बच्चे को कहीं पे कठिनाई आ रही है उसकी जांच होती है। तो क्या होता है कि जब आप कक्षा में कोई चीज पढ़ाने गए और पढ़ाने के बाद जो आकलन करते हैं, पढ़ाने के हैंड टू हैंड उसी के बाद में 20 मिनट आपने पढ़ाया, फिर लास्ट में जो आकलन कर रहे हैं वही आपका निदानात्मक परीक्षण है। ठीक है, वही आपका निदानात्मक परीक्षण है। और इससे क्या होता है कि पहचान होती है किसकी, त्रुटियों की या बच्चों की कठिनाइयों की। जब आपने पहचान कर ली और आपको पता चल गया कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट में गलती हो रही है, अब आप क्या करेंगे, उसको सुधारेंगे, और उस सुधारने को यानी कि उसको दोबारा पढ़ाने को क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। उपचारात्मक मतलब उपचार, और उपचार का मतलब क्या होता है, ठीक करना। उपचार हॉस्पिटल में सुना होगा ना, पहले निदान होता है फिर उपचार होता है, सेम चीज है, यहीं भी वही शब्द यूज कर रहे हैं ये भी। पहले आपने कठिनाई का पता लगाया बच्चे की, जब आपको कठिनाई का पता चल गया तो फिर आपने क्या किया, उसको दोबारा से पढ़ाया, यानी कि आपने उसका उपचार कर दिया, और उसको क्या कह रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण कह रहे हैं, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब ये तो निदानात्मक परीक्षण है, इसको हम क्या कहते हैं, रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। जो बीच बीच में आकलन किए जाते हैं उनको रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है कि जब हम 6 महीने बाद या 1 साल के बाद जो परीक्षा लेते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं योगात्मक आकलन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, योगात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ले लो फटाफट से। हाँ, उसके बाद आता है आपका टीएलएम, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। जो आप टीएलएम यूज करते हैं, जो चीजें इस्तेमाल करते हैं पढ़ाते समय, वो 3 प्रकार की होती है, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। पहली होती है आपकी श्रव्य, दूसरी होती है आपकी दृश्य, तीसरी होती है दृश्य श्रव्य,
ये श्रव्य दृश्य दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ये होती है ना 3 प्रकार की, ऑडियो हो गई, विजुअल हो गई, और तीसरी आपकी ऑडियो विजुअल। कैसे इसको करते हैं हम? ऐसे मानते हैं कि वे चीजें जो जिनको सुन सकते हैं वो आपकी श्रव्य है, जिनको देख सकते हैं वो दृश्य है, जिनको सुन और देख दोनों सकते हैं वो दृश्य श्रव्य है। ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है। जो अभी अभी मैंने बोला है और जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है। ठीक है, सही कॉन्सेप्ट क्या है? सही कॉन्सेप्ट ये है, वो चीजें जिनके द्वारा इंफॉर्मेशन सुन करके प्राप्त होती है उसको दृश्य, उसको श्रव्य कहते हैं। वो चीजें या वो उपकरण जिनके द्वारा इंफॉर्मेशन या जानकारी या ज्ञान देख करके प्राप्त होता है उनको हम क्या कहते हैं? दृश्य कहते हैं। कैसे? ऐसे जैसे कि अगर आपने पहले वाला कॉन्सेप्ट की बात करें कि जिन चीजों को हम देख सकते हैं उनको हम कहते हैं दृश्य। तो भाई रेडियो जो है इसको तो देख सकते हैं, इसको तो छू भी सकते हैं, तो देख सकते हैं, तो क्या ये दृश्य में चली जाएगी? नहीं, ये श्रव्य में जाएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, हम बात कर रहे हैं ज्ञान की। तो जिस चीज से ज्ञान किस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास, ज्ञान जो है वो किस तरह से आ रहा है हमारे पास, तो रेडियो से जो ज्ञान आता है वो सुन करके आता है, सुन करके आवाज के। तो रेडियो जो जाती है आपकी श्रव्य में जाती है। ठीक है, ठीक है। दृश्य में क्या जाएगा? जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, जैसे कि आपका चार्ट पेपर है, जैसे कि आपका कोई मॉडल है, जैसे कि आपका कोई फूल ले गया आप कोई, तो फूल से आप क्या है दिखा सकते हैं, ये रोज है, ये लाल रंग का होता है, पत्तियां हरी होती हैं, तो ये देखने वाली चीज है। ये सारी इससे देख करके हमें जो है इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो दृश्य में क्या आ जाएंगे? ये चीज आ जाएगी। वो चीजें जिनसे दोनों फॉर्म में आपको चीजें मिलती है, जैसे कि टेलीविजन, टेलीविजन से आवाज भी आ रही है और उसमें चलचित्र हम देख भी रहे हैं, दोनों फॉर्म में हमें नॉलेज मिल रही है। कंप्यूटर हो गया हमारा, है ना, इस तरह की जो चीजें होती हैं आपकी, वो क्या होगी? दृश्य शब्द। अब ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ है इनका प्रकार का, लेकिन एक्चुअल में बात करें तो आपका इनसे प्रश्न आते नहीं है। प्रश्न आ गए तो बात अलग है, लेकिन मोस्टली सीटेट में तो आजकल कम हो गए हैं। पहले आया करते थे, मतलब अब से 4-5 साल पहले की हम बात करें तो पहले इसी तरह से प्रश्न आया करते थे कि निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है। तो इस तरह के प्रश्न पहले आया करते थे, अब नहीं आते। अब जो प्रश्न आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित बच्चा है, एक टीचर के रूप में आप उसको किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराएंगे या आप उसको उसके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपके लिखा होगा आप उसको ऑडियो कैसेट के द्वारा पढ़ाएंगे और मौखिक संवाद का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका बच्चा देखने में समस्या उसको आ रही है तो आप उसको साउंड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, ऑडियो का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। और अगर आपका बच्चा ऐसा है जिसको सुनने में कठिनाई है तो उसके लिए दृश्य सामग्री का इस्तेमाल ज्यादा करें, जैसे कि उसको चार्ट पेपर के द्वारा समझाएं, जैसे इसको एक पीपीटी के द्वारा समझाएं या कोई वीडियो के द्वारा समझाएं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट चलना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमसे पूछा जाता है ना कि एक बच्चा श्रव्य बाधित बच्चा है, यानी कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, एक बच्चा आपका श्रवण बाधित है, तो आप निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाएंगे। और नीचे लिखा होता है आप उसको ऑडियो कैसे प्रोवाइड कराएंगे, और हमें एकदम से ख्याल आता है श्रव्य ऑडियो, श्रव्य ऑडियो, ऑडियो वाला सही लगा के आ जाता है। अरे गलत है वो, जब वो सुन ही नहीं पा रहा है तो आप ऑडियो कैसेट देके उसको क्या करेंगे? आप उसको हरभजन सिंह के आप उसको जो है किसी के भी गाने सुनाए जाएं या कोई म्यूजिक सुनाए जाएं या आप उसको फिल्म की जो है कोई भी स्टोरी सुनाए जाए, तो वो उसके किसी काम की नहीं है, उसके लिए दृश्य सामग्री काम आएगी। तो यहाँ पे उल्टा चलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके अलावा भी डिसेबिलिटीज हैं जो मैं आपको सीडीपी में पढ़ाऊंगा, उन डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग आपकी सामग्री इस्तेमाल होती है, अलग अलग डिसेबिलिटीज के हिसाब से अलग अलग सामग्री इस्तेमाल होती है। यहाँ पे मैंने भाषा कौशलों का आकलन एक अलग से छोटा सा लिखा है, क्योंकि इससे एक प्रश्न बन जाता है कभी कभी, और वो प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि एक टीचर के रूप में, आप एक टीचर हैं और आपको बच्चे के सुनना कौशल का आकलन करना है। क्या करना है? सुनना कौशल का आकलन करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट सही होगा या कौन सा कथन सही होगा? तो यहां पर जो है जब आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन इस तरह से आ सकते हैं, प्रश्न पूछना,
या आपका आ सकता है दूसरा कि इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू को कहते हैं हिंदी में हम साक्षात्कार, साक्षात्कार लेना। और तीसरा ऑप्शन आ सकता है आपका पहेली पूछना। और चौथा ऑप्शन आ सकता है आपका उससे, यानी कि बच्चे से, उससे अपने अनुभव बताने के लिए कहना। ठीक है, इस तरह के जब आपके पास ऑप्शन आएंगे तो कि सुनना कौशल का आकलन करने के लिए एक टीचर के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन चयन करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो चुनना होगा वो हम चुनेंगे कि बच्चे से हम कहेंगे कि अपने अनुभव बताएं। आप अपने घर पे जो भी अनुभव आपका रहा है, या आप घर से यहाँ तक आए हैं तो रास्ते में आपने कौन कौन सी चीजों का अनुभव किया, कौन कौन सी चीजें हैं वो आप बताएं। तो इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि बच्चा खुल करके अभिव्यक्ति करता है। मेन पर्पस हमारा ये होता है कि बच्चा अपने विचारों की फुल्ली अभिव्यक्ति कर सके, जितने भी उसके अंदर ख्यालात हैं, विचार हैं, उनको बाहर रख सके। तो उससे आपको क्या पता चलेगा, उससे आपके शब्द भंडार भी पता चल गए, उसके बोलने की फ्लुएंसी भी पता चल गई, उसके बोलने में कितनी शुद्धता है वो भी पता चल गई, उसके विचार कैसे हैं वो भी पता चल गए। तो सुनना कौशल के अंदर यही तो आता है। सुनना कौशल का मेन पर्पस है अभिव्यक्ति करना, ना कि शुद्धतम रूप से व्याकरणिक रूप से पढ़ना, ये नहीं होता। ठीक है, तो प्रश्न पूछने से क्या होगा, जो आप पूछेंगे सिर्फ वो उसका ही उत्तर दे पाएगा एक लाइन में। तो इसलिए ये छोटी सी बात हुई। साक्षात्कार लेने में भी जो प्रश्न आप पूछेंगे उसका वो जवाब देगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलेगा, तो ये भी गलत हो गया। पहेली पूछेंगे आप, पहेली का भी एक ही आंसर होगा, तो एक आंसर दे के बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वो अपने अनुभव बताएगा तो वो कम से कम 10-15 पंक्तियां बोलेगा और लंबी चौड़ी बात करेगा, तो उससे आपको ज्यादा सुनने को मिल रहा है और आप उसके बारे में ज्यादा अच्छे से आकलन कर पाएंगे एक टीचर के रूप में। तो इस तरह से जहां पे बड़ा कथन होता है, व्यापक कथन, उसको आप चुनते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप बात करें, यहाँ पे लेखन आ जाता है। अगर जैसे सुनने की बात की है, अगर प्रश्न आ जाए लेखन कौशल का आकलन करने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वहां पे ऑप्शन आप बदल जाएंगे थोड़े से। वहां पे आएगा अभिव्यक्ति का, बच्चे की अभिव्यक्ति। दूसरा आ जाएगा आपका सुंदर लिखावट। तीसरा आ जाएगा आपका यहां पर शुद्धतम रूप। ठीक है, और एक और ऑप्शन आ जाएगा कोई भी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सुंदर लिखावट कोई जरूरी नहीं है। प्राइमरी का बच्चा है, उसकी लिखावट पे काम करने के बजाय बच्चा क्या लिख रहा है उस पर ध्यान जाना चाहिए। शुद्धतम रूप में लिख रहा है या नहीं लिख रहा है कोई जरूरी नहीं है। मात्राएं गलत हो रही है, कोमा गलत जगह लगा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन बात है कि उसने जो बात लिखी है वो कितनी अच्छी लिखी है। हो सकता है उसने इतनी अच्छी बात लिख दी हो जो उसकी उम्र के बाकी बच्चे सोच ही ना पाते हो, और वो इतनी अच्छी बात आपसे कह रहा है लिख करके। तो मेन बात होती है अभिव्यक्ति, यानी कि बच्चा खुल करके अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा पाए। ठीक है, वो तुतला के बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बस वो जो बोल रहा है वो अच्छी बात बोल रहा है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से आप जो है, अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। इस तरह के और भी प्रश्न आएंगे तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें, ये तो हमारे जो चैप्टर थे वो सब फिनिश हो गए हैं। बीच में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी अलग से भी बता दिए हैं। कुछ और हैं जो इनसे भी हटके प्रश्न आते हैं, उनमें कौन कौन से शब्द हैं, किस तरह से उनको सॉल्व कर सकते हैं, वो बात करते हैं। तो भाषा की कक्षा में खेल का क्या महत्व होता है, एक प्रश्न ये आता है आपका। तो प्रश्न में जो ऑप्शन होते हैं वो ये होंगे। एक तो खेल अधिगम को विस्तार देते हैं, दूसरा खेल जो है वो अधिगम में रुचि बढ़ाते हैं, क्योंकि खेल में बच्चे जाहिर सी बात है रुचि लेंगे। अधिगम को विस्तार इसलिए देते हैं कि खेलते टाइम बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और एक दूसरे के साथ में जो है वो क्या कहते हैं उसको, प्लानिंग, योजना बनाते हैं कि किसी भी खेल के नियम बना लेंगे और फिर योजना बना करके वो खेलेंगे। तो उससे क्या है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बढ़ रहा है, बच्चे का भाषा विकास भी बढ़ रहा है, सामाजिक विकास भी बढ़ रहा है। तो खेल क्या कर रहा है, अधिगम को बढ़ा रहा है आपका। ठीक है, उसके अलावा पहेलियों से प्रश्न आता है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पहेलियां दी जाती हैं उनका क्या फायदा होता है। तो ऑप्शंस में आपके ये वाले शब्द अगर आपको दिखे तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। पहेलियों से एक तो चिंतन कौशल बढ़ता है, कल्पना करने की शक्ति बढ़ती है, सृजनात्मकता बढ़ती है। ठीक है,
इस तरह के और भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि समालोचनात्मक चिंतन बढ़ता है, तो वो आलोचना और कल्पना और चिंतन ये एक जैसी चीजें होती हैं, तो इनसे आप समझ जाएंगे। उसके अलावा एक प्रश्न आता है आपका कि रंगीन चित्र और बड़े अक्षरों वाली किताब क्यों बनाई जाती है, इनके क्या फायदे हैं। तो इनके फायदे ये हैं कि रंगीन चित्रों से इनसे सृजनात्मकता बढ़ती है, बच्चे की रुचि बढ़ती है, बच्चे की किताब में पढ़ने में कलात्मक अधिगम हो जाता है आपका, और बाल केंद्रित वातावरण बनता है, और अमूर्त संकल्पनाओं को समझना या अमूर्त संकल्पनाओं को समझाना इनका काम होता है। चित्र जो दिए जाते हैं किताब में, उनका काम होता है कि जो अमूर्त चीजें हैं, जो सामने नहीं है, उनको समझाया जाए, क्योंकि बच्चे की कल्पना शक्ति उतनी ज्यादा नहीं होती प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के हिसाब से अगर आप देखें तो जो आपकी कल्पना शक्ति परिपक्व होती है वो होती है आपकी 15 साल में जाके, है ना, 11 साल के बाद में हो रही है। और जो प्राइमरी में बच्चा है वो है 6 साल का, 8 साल का बच्चा है, तो उसकी कल्पना शक्ति उतनी लेवल पे नहीं है, तो उसको क्या चाहिए, अमूर्त चीजों को समझने के लिए उसको चित्र चाहिए। तो किताब में इसलिए चित्र डाले जाते हैं कि चित्र देख करके बच्चा उस चीज को समझ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं हम कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही होंगे। तो त्रुटियों के बारे में जब भी आपका प्रश्न आए तो हमेशा पहले तो यही याद रखना कि त्रुटियां जो होती है वो गलत नहीं होती। ये त्रुटि करना बच्चे का कोई गलत काम नहीं है, यह बच्चे की कमजोरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चा त्रुटि कर रहा है तो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, बिल्कुल ऐसे निगेटिव थॉट्स तो अपने दिमाग से निकाल दो, वरना ये प्रश्न आप गलत कर दोगे। ये ध्यान रखना कि बच्चा अगर गलती कर रहा है इसका मतलब बच्चा कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। ये बात तो एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बोली है और आइंस्टीन ने भी बोली है कि अगर आप कुछ गलती नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ नया सीखेंगे तो गलती आप करेंगे, चाहे आप बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, आप गलती करेंगे। तो त्रुटियां क्या है, सीखने का संकेतक है। पहली चीज कि बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है तभी गलती करी है उसने, स्वाभाविक है, गलतियां होना स्वाभाविक है, यूनिवर्सल है, ये आम बात है। अगर आप कुछ भी चीज सीख रहे हैं तो गलती होना आम बात है, सार्वभौमिक है, यानी कि सभी गलती करते हैं, कोई एक बच्चा नहीं कर रहा है, सभी करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और गलतियां जो है वो सुधारी जा सकती हैं, त्रुटियां जो है वो सुधारी जा सकती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात करें तो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऐसा आते हैं प्रश्न कि भाषा सीखने के लिए निम्नलिखित कथनों में से चुनिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो प्रिंट समृद्ध माहौल होता है, सामाजिक अंत्यक्रिया होती है और बाल साहित्य होता है। और भी चीजें हैं लेकिन सर्वाधिक की बात करते हैं तो ये चीजें ज्यादा ऊपर आती हैं। प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब ये होता है कि ऐसा परिवेश जहां पे बच्चों को भाषा सीखने के ज्यादा अवसर प्राप्त हों, बोलने के, भाषा को पढ़ने के। जैसे कि हम कक्षा में चित्र लगा देते हैं दीवारों पर और कुछ पंक्तियां लिख करके लगा देते हैं। कोई महापुरुष जो होते हैं उनके कोट्स होते हैं जो उन्होंने पंक्तियां बोली होती हैं वो लिख करके लगा देते हैं। तो उससे क्या है, बच्चों को पढ़ने का, सुनने का ये माहौल मिलता है। तो इसको हम प्रिंट समृद्ध माहौल कहते हैं, जहां पे बच्चों को भाषा सीखने के ज्यादा चांस मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं। ठीक है, सामाजिक अंत्यक्रिया यानी कि एक दूसरे के साथ में एक्टिविटीज करना, उससे तो बच्चा सीखेगा। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि बच्चे जन्म से ही बहुभाषिक होते हैं। ये कई बार जो है डायरेक्टली आ जाती है, सिर्फ ऑप्शन में लिखी हुई आ जाती लाइन, तो ये हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा ये सब टैगवर्ड ही थे यहां से। ठीक है, यहां से जो शुरू हुए हैं ये टैगवर्ड्स ही हैं। जैसे कि अगर कक्षा में खेल के बारे में प्रश्न आता है तो ये टैगवर्ड है, पहेलियों के बारे में आता है तो ये टैगवर्ड है, चिंतन, कल्पना, सृजनात्मकता। बाकी टैगवर्ड मैंने इतने घोल दिए उसके अंदर ही कि आपको पता भी नहीं चला मैंने कब बता दिया। आपको पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे पीछे के। उसके अलावा अवसर देना, मैंने देखो बीच में कितनी बार इस्तेमाल किया है ये शब्द। प्रोत्साहित करना यानी कि बच्चों को मोटिवेट करना। मातृभाषा को स्वीकारना, मातृभाषा को हमेशा आप एक्सेप्ट करेंगे बच्चे की, चाहे वो किसी भी मातृभाषा का बच्चा है। व्यापक कथन चुनते हैं आप, जैसे कि समाज, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि व्यापक कथन चुनते हैं आप। ठीक है, अभी मैंने आपको एक कौशल वाला जो प्रश्न बताया था, कहां पे था, शायद स्किप हो गया है, चलो कोई बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि अगर आपके पास में 4 ऑप्शन आते हैं किसी भी प्रश्न के और चारों ऑप्शन में लिखा होता है परिवार, परिवार, स्कूल, दोस्त और समाज, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा कथन कौन सा है, व्यापक समाज है ना, क्योंकि आपके जो परिवार है वो भी समाज के अंदर आता है, दोस्त भी समाज के अंदर आते हैं, विद्यार्थी भी समाज के अंदर आ गया, तो समाज जो है वो सबसे बड़ा हो गया, तो हम समाज पे सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह के आपको व्यापक चुनने होता है। नेगेटिव में अगर आप जाएंगे तो मैंने नेगेटिव बातें आपको पीछे बहुत सारी बता दी हैं, इसलिए यहाँ पे कम लिखी है, क्योंकि मैंने पीछे ही इतनी सारी चीजें बता दी आपको, जैसे त्रुटि के बारे में बताई कि ये निगेटिव होता है ना। तो सुंदर लिखावट आपका निगेटिव होता है, जरूरी नहीं हम बच्चे से जो है सुंदर लिखावट की एक्सपेक्टेशन रखें। याद करना, रट्टा मारना, ये निगेटिव होता है। कंठस्थ करना, ये शब्द जिस ऑप्शन में दिखेंगे वो ऑप्शन आपके गलत होंगे। वैज्ञानिक शब्दावली का इस्तेमाल करे बच्चा, ऐसी उम्मीद रखना गलत है आपका। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल देना, ये गलत है, बल्कि हमें व्यवहारिक ज्ञान पर यानी कि करके सीखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, संरचनात्मकता पर। बाधा या जटिलता, देखो ये मैंने आपको उसमें ही बता दिया था जब बहुभाषिकता पढ़ाया है, तो ये निगेटिव वर्ड है ना। केवल, मात्र, ही, इस प्रकार के शब्द वाक्य को निगेटिव बना देते हैं। जैसे कि अगर हम कहें विद्यालय में भाषा सीखी जाती है तो पॉजिटिव कथन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दें भाषा केवल विद्यालय में सीखी जाती है तो निगेटिव हो गया। अगर हम ये कह रहे थे कि विद्यालय में भाषा सीखी जाती है, हाँ सीखी जाती है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है, लेकिन अगर वहां पे ये आ गया कि केवल विद्यालय में ही सीखी जाती है तो गलत हो गया। देखो केवल वर्ड ने उसको गलत बना दिया, क्यों? क्योंकि लिमिटेशन दे दी। अब केवल विद्यालय में थोड़ा सीख रहा है बच्चा सॉरी, बच्चा तो घर पे भी सीख रहा है, बच्चा तो अपने दोस्त के साथ खेल रहा है तब भी भाषा सीख रहा है। तो तमाम तरीके हैं भाषा सीखने के, तो केवल विद्यालय नहीं हो सकता और केवल परिवार भी नहीं हो सकता। तो ऐसा कहना कि भाषा परिवार में ही सीखी जाती है, तो जैसे ही वहां पे ही लगा ही शब्द कि परिवार में ही सीखी जाती है तो गलत हो गया। अगर हम कहते हैं परिवार में भाषा सीखी जाती है तो हाँ सही बात है। तो ये शब्द आते ही उनको निगेटिव बना देते हैं वाक्य को, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। उसके अलावा ये मनोवैज्ञानिकों के कथन हैं जो इन्होंने बोले हैं, तो अगर कभी पूछ ले तो आप याद रख सकते हैं। पावलोव और स्किनर ने बोला है कि नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। चॉम्स्की ने बोला है कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। पियाजे ने बोला है भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंत्य क्रिया के माध्यम से ही सीखी जाती है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। और इनमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला कथन है वो है चॉम्स्की, ये वाला सबसे ज्यादा आता है, बाकी के तीनों कम आते हैं, ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए, तो क्लास होती है आपकी फिनिश। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसके साथ में हम एक मैराथन क्लास करेंगे जिसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये इस तरह की प्रश्न, इस तरह की जो वीडियोस हैं ये हर सब्जेक्ट की आई है अब आपकी। तो शाम का 4 बजे का टाइम रहेगा, तो कल 4 बजे भी आप इसको टाइम को नोट कर लें। कल एक वीडियो आएगी, अलग अलग सब्जेक्ट की इसी तरह से आती रहेंगी। साथ में हम कुछ दिन जैसे ही ये खत्म होंगी फिर मैराथन करेंगे, तो उसमें भी हम 100-150 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के करेंगे, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 वीडियो काफी हैं, एक आपका कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब आप जब इसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपके धड़-धड़ सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, आपसे बहुत उम्मीद है मुझे, तो शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये हमारा ऐप है ऐसे टीचर अकेडमी, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। मोबाइल के ही प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे टीचर अकेडमी लिख के सर्च करेंगे, इस तरह से आएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये नोट्स खुल के आ जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करते ही आप इनको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके सारे हैं साइंस के, SST के और कंप्लीटली ऑल सब्जेक्ट के कॉम्बो पैक है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टोर पर जाके आप नोट्स खरीद सकते हैं।